अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहजेब। एमक्यूएम पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त इकट्ठे कई मामला चल रहे हैं। बलदियाती इंतखाबात से पहले पीपल्स पार्टी की जानिब से हल्का बंदियां ना किए जाने की जिद ने एमक्यूएम को विफाकी हुकूमत से भी खैर बात कहने की नौबत अब आ चुकी है। फिलहाल पहले टोकन रद्द-ए-अमल के तौर पर एमक्यूएम ने 9 जनवरी का एहतजाज उसकी कॉल दे रखी है, लेकिन इसके बाद एमक्यूएम क्या हतमी नतीजे पर पहुंच भी सकती है, इसका इम्कान भी जरूर मौजूद है। इस मामले में अपनी सियासी कुव्वत को बढ़ाने के लिए भी एमक्यूएम अपनी हिकमत अमली वज़ह कर रही है और इसकी एक मिसाल आज ही सामने आई जब एमक्यूएम पाकिस्तान का वफ्द जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात के लिए पहुंचा और दोनों जमातों ने बलदियाती इंतखाबात से मुतालिक पीपल्स पार्टी पर दबाव डालने की पॉलिसी मुरतब की। दूसरी जानिब कराची की सियासत में सुनवाई ये है कि एक बड़ा धमाका भी अनकरीब हो सकता है और एमक्यूएम के जो मुख्तलिफ धड़े हैं उनका आपस में इल्हाक भी हो सकता है। इस सियासी जो नूरा कुश्ती उसे कहा जा सकता है मुख्तलिफ धड़ों में, इसे प्रोजेक्ट न्यू एमक्यूएम का नाम भी दिया जा रहा है, जो बादियों नजर में कराची में एमक्यूएम पाकिस्तान के लागर वजूद में दोबारा जान डालने की एक कोशिश से भी इसे ताबीर किया जा रहा है। 2016 में एमक्यूएम के बानी की मुतनाज़ा तकरीर के बाद टूट फूट का शिकार हुई एमक्यूएम 2 साल बाद यानी 2018 में इंतखाबी दंगल में भी तितर बितर हमें नजर आई और इसके नतीजे में पीटीआई कराची की सबसे बड़ी सियासी कुव्वत के तौर पर सामने आई थी। गो के पीटीआई की कराची में इस बड़ी और हैरान कुन बरतरी के पीछे नादीदा कुव्वतों का हाथ होने का इल्ज़ाम भी लगता रहा, जिसने पीटीआई को कराची का वोट बैंक दिलवाया, लेकिन कराची वालों के लिए डिलीवर ना करने ने पीटीआई का ग्राफ भी अर्श से फर्श पर ला फेंका और फिर माजी करीब में तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान तनाव ने एक और नए सियासी इंतजाम को जन्म दिया, जिसके जरिए एमक्यूएम पाकिस्तान से जाने वाले मुख्तलिफ ग्रुप्स की घर वापसी या इंजमाम का प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुका है। मुस्तफ़ा कमाल की पीएसपी, फारूक सत्तार की एमक्यूएम बहाली कमेटी और मुमकिना तौर पर आफाक अहमद की भी एमक्यूएम पाकिस्तान में वापसी के लिए एक शख्सियत मंजर आम पर आई जो कुछ अरसे तक एमक्यूएम के हलकों में नापसंदीदा समझी जाती थी, चाहे फारूक सत्तार हो या आमिर खान। दोनों की जानिब से सिंध के गवर्नर कामरान टसूरी को जो है किसी ने नाकाबिल कबूल कहा तो किसी ने उसे काबिल कबूल कहा, लेकिन कुदरत का करिश्मा हुआ कि सियासी मंजरनामे पर एक बार फिर कामरान टसूरी की आमद हुई और उन्होंने आते ही मुत्तहिदा को मुत्तहिद करने के लिए भाग दौड़ भी शुरू कर दी। और इस भाग दौड़ की हैरत अंगेज कामयाब झलक गुज़श्ता शब दिखी जब एमक्यूएम पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल खुद चलकर पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल से मिलने गए और उनको एमक्यूएम में वापसी की बाकायदा दावत भी दी। मुस्तफ़ा कमाल के अलावा इम्कान ये भी है कि एमक्यूएम का एक वफ्द जल्द फारूक सत्तार से भी मिलेगा, उनको भी वापसी की दावत दी जाएगी। नाज़रीन, इन्हीं तमाम मामलात पर बात करेंगे। हमें खुद ज्वाइन किया है गवर्नर सिंध कामरान टसूरी साहब ने। टसूरी साहब, परसों आपके पास नून लीग का वफ्द आया, एमक्यूएम से उनके मुज़ाकरात हुए, पीपल्स पार्टी का वफ्द भी शामिल हुआ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि डेडलॉक अभी तक मौजूद है। पीपल्स पार्टी टस से मस होने के लिए नहीं तैयार, उनकी जमात के अंदर भी उस पर खदशात हैं हल्का बंदियों को लेकर। वो ये समझ रहे हैं कि अब हल्का बंदियां हो गई हैं तो आगे चलें। एमक्यूएम भी अपने मौकिफ से पीछे हटने को नहीं तैयार, तो कोई उम्मीद है कि यह डेडलॉक खत्म हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, देखें एमक्यूएम के दोस्त डॉक्टर खालिद मकबूल भाई की क़यादत में गवर्नर हाउस आए थे। पीडीएम के सारे ही अरकान कराची में मौजूद थे जो बिलावल हाउस में फिर रात गए तक एक लंबी बैठक थी। खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने यही बात रखी कि जो एक एग्रीमेंट पीडीएम के दोस्तों के साथ हुआ था जिस पर सभी के दस्तखत मौजूद हैं, उसकी शिक 7 में ये बिल्कुल लिखा हुआ है कि डिलिमिटेशन दोनों फरीकैन मिल के करेंगे। तो उनका यही कहना है और उसी बात पर वो खड़े हैं कि जब एक चीज़ तय शुदा है, दस्तखत शुदा है, तो फिर वो बात क्यों पूरी नहीं की जा रही। तो मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी के दोस्तों के सामने उस दिन ये बात रखी गई, क्योंकि मैं सियासी बात तो कर नहीं सकता, दोनों फरीकैन से गुजारिश कर सकता हूँ, मजबूर तो नहीं कर सकता। ये कह सकता हूँ कि अफामो तफहीम के साथ इंतशार के बग़ैर और कोई ऐसा रास्ता निकालें कि आपस में बैठकर इस मसले का कोई हल निकाल लें, क्योंकि एमक्यूएम के दोस्तों की बात भी जायज़ है कि कहीं हल्का 25,000 पर है और कहीं हल्का 90,000 पर है।
तो इस तरह से तो बगैर डिलिमिटेशन किए हुए बल्दियाती इलेक्शन करना या उसमें शामिल होना एमक्यूएम के लिए बड़ा सॉरी साहब, पीपल्स पार्टी का भी वो भी एम्बिशन उनका यही है कि कराची और फिर हैदराबाद का भी मेयर उनका आए। इससे पहले जब एमक्यूएम की गवर्नमेंट थी, मुशर्रफ साहब का दौर था, आप हुकूमत में थे, उस वक्त भी हल्का बंदियां जो हैं वो आपकी ख्वाहिश के मुताबिक हुई थी। उस वक्त पीपल्स पार्टी का गिला था कि आपने हल्का बंदियों में डंडी मारी। अब दोनों जमातों ने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन में भी जाना है, तो ये मामला अगर सेटल ना हुआ तो क्या एमक्यूएम राहें जुदा कर सकती है विफाकी हुकूमत से? जी देखें, ख्वाहिश और कोशिश दो ऐसी चीजें हैं जो कोई भी कर सकता है, और सभी की ख्वाहिश और कोशिश होगी कि वो अपना मेयर ले आए। वो तो वोटर्स ने ही चुनाव करना है कि किसको वो मेयर कराची बनाना चाहते हैं। ये तो शहरी जो शहर है कराची और उसके शहरियों का मैंडेट है कि वो इसको किसके हक में इस्तेमाल करते हैं। जहाँ तक बात है एमक्यूएम हुकूमत से निकल जाए या पीडीएम से, तो इंशाल्लाह ये नौबत नहीं आएगी। उसमें मैं एक अपना किरदार अदा कर रहा हूँ और पीपल्स पार्टी के दोस्तों के साथ भी राब्ते में हूँ, नून लीग के दोस्तों के साथ भी राब्ते में हूँ और एमक्यूएम पाकिस्तान के भी। और मेरी ये कोशिश होगी कि मैं अखलाकी तौर पर इनके दरमियान एक हम आनगी करवा कर इस फैसले को, कि वो जो कहते हैं एमक्यूएम वाले कि अगर ये नहीं हुआ तो हम हर किस्म का फैसला करने में आज़ाद होंगे, तो इंतशार की तरफ जाए बगैर इसका कोई मुस्बत हल निकालेंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, अगर एमक्यूएम की बात मान ली जाए, दोबारा से हल्का बंदियां हों, तो फिर इलेक्शन तो होते नजर नहीं आ रहे। और जमात इस्लामी का मुतालबा यह है कि अगर 24 घंटों में आपने ये फैसले ना किए, वाजे इलेक्शन की सूरत हाल और डेट वाजे ना हुई, तो वो वज़ीर आला हाउस के बाहर धरना देंगे। आज एमक्यूएम का वफ्द जो है वो जमात इस्लामी से उन्होंने मुलाकात भी की। एमक्यूएम ने पहले ही एहतजाज की कॉल भी दे रखी है। इसका मतलब मामलात सड़कों पर आ जाएंगे। तो एमक्यूएम अपनी हुकूमत होते हुए कैसे एहतजाज करेगी? और इसमें असल नुकसान देखिए होगा कि अगर दोबारा हल्का बंदियां होती हैं, लोकल बॉडीज इलेक्शन होंगे ही नहीं। और जमात इस्लामी तो यही इल्जाम लगा रही है कि ना एमक्यूएम इलेक्शन चाहती है और ना पीपल्स पार्टी चाहती है। देखें, जमात इस्लामी में अच्छे लोग हैं, अच्छे हमारे दोस्त हैं, और वो बेचारे काफ़ी अरसे से, बल्कि 40 सालों से अपनी कोशिश जारी रखे हुए हैं और होनी भी चाहिए। और मैं उनको बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखता हूँ और मैं उनके पास चलकर भी गया था और मेरी सिराजुल हक साहब से भी बातचीत हुई थी। मैं ये समझता हूँ कि ख्वाहिश और कोशिश, जैसे मैंने कहा ना, सभी कर सकते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी ख्वाहिश करते हैं जिनको ये पता होता है कि वो ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, लेकिन वो फिर भी ख्वाहिश करते हैं। लेकिन जो असल स्टेक होल्डर्स हैं, जो कि शहर कराची के अंदर उनकी जो वोट बैंक है वो है, असल में वो मैटर करते हैं। और पिछले 30 सालों से एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो कराची और सिंध के अर्बन एरियाज़ में अपनी पोजीशन लेती रही है। तो वो जो बात कर रहे हैं वो क्योंकि हुकूमत का हिस्सा है, और जो जमात इस्लामी है वो हुकूमत का हिस्सा नहीं है, तो वो तो जो चाहे बात कर सकते हैं। लेकिन जो कोलेशन पार्टनर हैं और जो पीडीएम का हिस्सा बने हैं, जिनकी वजह से एक कोलेशन गवर्नमेंट कायम हुई है, वो बात कर रहे हैं जो एग्रीमेंट का हिस्सा है। तो इसलिए उनकी अहमियत और उनकी बात करना जो है उसमें काफी वजन है। ये बताइए कि एमक्यूएम पाकिस्तान से गवर्नरशिप का वादा हुआ था जो पूरा हो गया, क्या कराची की मेयरशिप का वादा भी पीपल्स पार्टी ने आपसे किया था कि एमक्यूएम का होगा? देखिए, ये तो कोई बात ही नहीं है कि किसने क्या मुतालबा रखा। कोalition गवर्नमेंट बनी है, किसी का फाइनेंस मिनिस्टर बना है, किसी का फॉरेन मिनिस्टर बना है, और सभी हुकूमत में है। उसमें एमक्यूएम पाकिस्तान भी कोalition का हिस्सा है। जो तय किया गया था उसी के हिसाब से मिला है, कोई एक्स्ट्रा चीज तो किसी को भी नहीं मिली। नहीं सॉरी साहब, अगर इलेक्शन हो जाते हैं, रिजल्ट आ जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं तय पाया था कि एमक्यूएम का मेयर होगा और पीपल्स पार्टी उसे सपोर्ट करेगी। देखिए, जहां भी इलेक्शन होंगे वहां सब इलेक्शन लड़ेंगे और जो जीतेगा उसका मेयर होगा, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, एक दूसरा बताइएगा, ये सूरत हाल नून लीग के लिए भी परेशान कुन है। विफाक में उनका वजीर आजम है, कुछ ऐसी खबरें भी हैं कि जो दोनों फरीकैन है वो ऑब्वियसली ना आप एमक्यूएम और ना पीपल्स पार्टी वो पीछे हटने के लिए नहीं तैयार। विफाकी हुकूमत और शहबाज शरीफ के लिए ये कितनी फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन है? उनकी हुकूमत नहीं, ऐसी कोई नौबत इंशाल्लाह नहीं आएगी। अच्छा। और पीडीएम का हिस्सा ही रहेगी एमक्यूएम इंशाल्लाह।
और यही कोशिश होगी कि सभी लोग अफ़ाम व तफ़हीम का मुज़ाहरा करें और लोगों के लिए परेशानी ना करें। लोगों की हालत ज़ार बड़ी परेशान कुन है। इस पूरे मुल्क में गैस नहीं आ रही है, बिजली का बहरान है, पानी का बहरान है, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, मईशत का बुरा हाल है। तो इस टाइम पे एक दूसरे को तनकीद और ठीक करने के बजाय, लोगों को ठीक करने के बजाय लोगों के काम करें। लोगों के काम नहीं होंगे, लोगों को गैस बिजली नहीं मिलेगी तो लोग आवाज़ उठाएंगे और वो आवाज़ उठना तमाम सियासी पार्टियों के लिए मुनासिब नहीं है। मैं यही सबको समझा रहा हूँ कि ये वक्त सियासत का नहीं है, एक दूसरे को तनकीद करने का नहीं है, बल्कि लोगों के काम करने का है। आप काम करेंगे, लोगों को वसाइल मुहैया करेंगे तो ही लोग को अगले इलेक्शन में वोट करेंगे। अच्छा टिसोरी साहब, आपने काफी कोशिशें आप कर रहे हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के मुख्तलिफ धड़ों को साथ में लाने के लिए। खालिद मकबूल साहब कल गए भी, मुस्तफ़ा कमाल से मिले, फारूक सत्तार से भी बातचीत हो रही है। क्या इस मामले पर मुस्तफ़ा कमाल जो हैं वो खालिद मकबूल की क़यादत में एमक्यूएम में वापस आने को तैयार हैं? क्योंकि पीएसपी के ज़राए ये कह रहे हैं कि अभी तक इस क़यादत के मामले पर कोई मैच्योर बातचीत नहीं हुई, तो ये वो कहने की पोजीशन में नहीं है कि एमक्यूएम के कन्वीनर कौन होंगे। मैं समझता हूँ कि मुस्तफ़ा कमाल भाई ने बहुत बड़ेपन का मुज़ाहरा किया जब वो मुझसे मिले थे। तो वो शहर कराची की तरक्की और खुशहाली के लिए हर मुमकिन इक़दामात के लिए तैयार हैं और उनका जज्बा बहुत ज़्यादा हाई है, मैं उसकी कदर करता हूँ। और कोई ऐसी बात ओहदों पर नहीं हुई, सभी मिलजुल कर काम करने के लिए तैयार हैं और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में आपको सब मिलजुल कर काम करते हुए ही नज़र आएंगे और एमक्यूएम पाकिस्तान में ही नज़र आएंगे और डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई की सरबराही में ही इंशाल्लाह सब मिलजुल कर। अच्छा ये बताएं, अगर ये तमाम धड़े मुतहद भी हो जाएं तो चूंकि बानी मुत्तहिदा का अभी भी एक नुक्ता नज़र ये है कि उनका अभी भी वोट बैंक और काफ़ी असर रसूख एमक्यूएम के वोटर पर मौजूद है, और अगर आप मुत्तहिद भी हो गए और वो ना हो तो उस तरह से आप फिर भी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे माजी की तरह। कितना आप इससे इत्तेफाक करते हैं इस मौक़िफ़ से? देखें, एमक्यूएम पाकिस्तान बड़े अरसे से अपना काम करती आई है और आप ये देखें कि 22 अगस्त के बाद भी आज तक उन्होंने अपना जो मैंडेट था, अगर वो कहीं आगे पीछे की हो भी गया तब भी उन्होंने अपना जो लोगों के दरमियान एक रूट कॉर्स है उनका, लोगों के दरमियान खड़े होते हैं, वही आज दिन तक कायम है। बाकी देखें, इलेक्शन में हार जीत होती रहती है और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लोगों के दरमियान रहना और लोगों के काम करते रहना और उनकी आवाज़ उठाते रहना, उसमें एमक्यूएम पाकिस्तान पीछे नहीं है। और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह अगले इलेक्शन में वो अपनी भरपूर जो कैंपेन है उसके तहत लोगों को निकालने में कामयाब होगी और इंशाल्लाह जो उनका मैंडेट आगे पीछे हुआ था वो सही हो जाए। मुख्तलिफ धड़ों की तरह एमक्यूएम लंदन से भी कोई राब्ते आपके हुए? क्या आप लोग चाहेंगे कि वो भी वापस आकर दोबारा से इसी एमक्यूएम का हिस्सा बन जाएं? देखें, हम एमक्यूएम पाकिस्तान हैं और इसके अलावा कोई भी एमक्यूएम कहीं की भी हो, उसका एमक्यूएम पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। एक ही एमक्यूएम है जिसका निशान पतंग है और हम उसके अंदर साथ काम कर रहे थे। अब क्योंकि मैं उसका हिस्सा नहीं हूँ, सियासत से मैं बाहर आके अल्लाह ताला ने ये मुझे मनसब दिया है, तो कुछ सियासी बातें जिनका मैं जवाब नहीं दे सकता, वो हमारी जमात के जो सरबराह हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई, वो दे सकते हैं, आप उनसे सवाल कर लीजिए। अच्छा, कुछ पहले डॉक्टर फारूक सत्तार साहब एमक्यूएम पाकिस्तान छोड़कर चले गए, उस वक्त वजह तनाज़ा आपको करार दिया गया, फिर अचानक से आपकी वापसी भी होती है और आप गवर्नरशिप भी ले लेते हैं। तो क्या ये एमक्यूएम पाकिस्तान का फैसला था या फैसला कहीं और हुआ और एमक्यूएम को सिर्फ बताया गया कि आपने ये नाफिज करना है फैसला? देखिए, मैं एमक्यूएम पाकिस्तान का हिस्सा था और डॉक्टर फारूक सत्तार भाई से आप पूछ सकते हैं कि ना किसी के कहने पे उन्होंने शामिल किया था। ये मेरा और डॉक्टर फारूक सत्तार भाई का उस वक़्त फ़ैसला था कि मैं एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ काम करूं और बड़ी मेहनत की। 19,500 मैंने वोट लिया महमूदाबाद के बाई इलेक्शन में और 21,000 वोट पर उस वक़्त सईद गनी साहब जीत गए थे और मैं उस वक़्त बड़ा फ़ाल था उनके साथ। फिर कुछ नोक झोंक या इख्तलाफात की बुनियाद पर मेरी मेंबरशिप सिर्फ 6 महीने के लिए सस्पेंड की गई थी, मुझे पार्टी से ना निकाला गया था।
मैं पार्टी के लोगों के साथ राब्ते में भी था, और जब वो मुअत्तली ख़त्म हुई तो उसके बाद से लेके आज दिन तक हम राब्ते में ही रहे। और जब ये माहौल बना और बाई इलेक्शंस हुए और जो रिज़ल्ट आपके सामने आए, तो डॉक्टर खालिद मकबूल भाई ने फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सारे लोग आ जाएं और हम सब मिलकर काम करते हैं। और उस पर एक सहाफ़ी के सवाल पर कि क्या कामरान टसोरी भी आ जाएं, तो उन्होंने कहा बिल्कुल आ जाए। उसी बात के बाद ये सिलसिला आगे बढ़ा। और देखें, मनसब और रुतबे अल्लाह ताला ने देने होते हैं। मेरा जो गवर्नरशिप का नोटिफिकेशन है वो 12 रबी अव्वल वाले दिन हुआ। तो मेरा ये यकीन के साथ मानना है कि जब अल्लाह ताला किसी के मुकद्दर में कोई ओहदा या मर्तबा लिखते हैं तो वो अल्लाह ताला उसके असबाब बना देते हैं। तो एक असबाब था, इसमें किसी का कोई हाथ नहीं। अल्लाह ने ये मनसब लिखा था और मेरी पार्टी और डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने मेरा नाम नॉमिनेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज नशर। सॉरी साहब, आखिरी सवाल जाते हुए, क्या अगले 24 से 48 घंटों में पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान कोई ब्रेक थ्रू हम देख सकते हैं, या मामलात इतने गंभीर हैं कि शायद इसमें हफ्ता डेढ़ हफ्ते लग जाए? नहीं, मामलात गंभीर बिल्कुल भी नहीं है। हम मुसलसल एक दूसरे से राब्ते में हैं और इंशाल्लाह बात 48 घंटे या एक हफ्ते की नहीं है। बात यह है कि मुस्बत हल निकले और इंशाल्लाह वो मुस्बत हल निकलता हुआ आपको नजर आए। कामरान टसोरी साहब गवर्नर सिंध हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आपने सुना, वो ये समझते हैं कि नौबत उस तक नहीं आएगी कि एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो पीडीएम की हुकूमत से विड्रॉ कर ले, अपना सपोर्ट यानी हुकूमत वो छोड़ दे। वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद ख़बरें पंजाब से ये आ रही हैं कि शायद परवेज़ इलाही जो हैं वो एतमाद का वोट ना ले पाएँ। क्या उसकी वजूहात हैं? कुछ MPs की रिजर्वेशंस भी हैं। तफसीली गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। कराची की तरह लाहौर की सियासत में भी भरपूर सनसनी मौजूद है। चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ारत आला के गिर्द इनके जो है गहरे बादल इस वक्त मंडलाते हमें नजर आ रहे हैं। गो के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को सूबाई असम्बलियाँ की तहलील से मुतालिक उन्हें सियासी हजीमत का सामना भी करना पड़ा, लेकिन पंजाब में अपनी हुक्मरानी को इस वक्त दवाम बख्शने के लिए एड़ी चोटी का जोर भी लगाया जा रहा है। लाहौर हाई कोर्ट के हालिया हुक्म के मुताबिक चौधरी परवेज़ इलाही 11 जनवरी से पहले असम्बली को तहलील नहीं कर सकते, लेकिन उससे पहले उनके लिए असम्बली से एतमाद का वोट लेना फिलहाल एक चैलेंज नजर आ रहा है। इमरान खान हर सूरत चाहते हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही 11 जनवरी से पहले एतमाद का वोट लें। अगर उनको बरतरी हासिल होती है तो फिर वो उसके बाद असम्बली तहलील करने या ना करने का हतमी फैसला कर लेंगे। लेकिन इस एतमाद के वोट के लिए आज इमरान खान ने अपनी पार्टी रहनुमाओं स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान, उस्मान बुज़दार, असलम इकबाल, महमूदुर रशीद, अब्बास अलमदार को अहम जिम्मेदारियां भी तफवीज़ की। इमरान खान ने इन रहनुमाओं को हिदायत की कि 11 जनवरी से पहले हर सूरत एतमाद का वोट लिया जाए, जिसके लिए पार्टी रहनुमा अरकान असम्बली से मुलाकातें भी कर रहे हैं और एतमाद के वोट के बाद पार्टी फैसले के मुताबिक आइंदा इक़दामात होंगे। इमरान खान के बकौल 9 जनवरी के असम्बली इजलास में अरकान से राब्तों का अमल मुकम्मल कर लिया जाए। बज़ाहिर इस हंगामी हिकमत अमली के पीछे वो खदशात और इम्कानात हैं जिसके तहत PTI के कम अज कम 3 से 5 अरकान एतमाद का वोट देने नहीं आएंगे और उनका जो उनके अपने खदशात हैं, कुछ से हमारी भी बात हुई है, ऑफ द रिकॉर्ड भी हुई है, ऑन द रिकॉर्ड भी हुई है। इन अरकान में से एक मखसूस नशिस्त पर PTI की MNA मोमिना वहीद जो हैं उन्होंने भी गुज़श्ता रात अपना मौक़िफ़ जो है खुलकर सामने रखा कि जिसमें यह भी शामिल था कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं उन्हें वज़ीर आला ना ही बनाया जाता तो बेहतर था, और अभी वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद भी हैं। इसके अलावा मजलिस वहदत मुस्लिमीन, बड़ी अहम इत्तेहादी जो है परवेज़ इलाही साहब की, वो भी उन्होंने भी उनके भी अपनी रिजर्वेशंस हैं और वो भी गालिब इम्कान ये है कि परवेज़ इलाही साहब को जो हैं वो शायद एतमाद का वोट ना दें। तो इस वक्त हमारे पास साथ मौजूद है अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, सरबरा हैं मजलिस वहदत मुस्लिमीन के, और मोमिना वहीद साहिबा PTI की MPA हैं पंजाब से। अल्लामा साहब, आपसे आगाज करेंगे। एक तो ये कि क्या आपने ये फैसला कर लिया है कि परवेज़ इलाही साहब को एतमाद का वोट नहीं देंगे? अगर कर लिया है तो क्या PTI के ये खदशात दुरुस्त हैं कि आपको भी कहीं से कॉलें आई हैं, दबाव आया है, या आपके अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसकी बुनियाद पर आपने ये फैसला किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपका। देखिए कि हमारे ऊपर किसी का दबाव नहीं है। हमने रात 11 बजे जब इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराया गया था तो इस रजीम चेंज के खिलाफ रात 11 बजे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, हम वो अवलीन लोग थे जिन्होंने इसके खिलाफ स्टैंड लिया था और आज तक लिया है।
और आज तक जब इससे पहले जो परवेज इलाही को वज़ीर आला बनाया जा रहा था तो हमने उनको सपोर्ट किया। आज तक किसी की जरूरत नहीं हमसे बात कर सके कि हम इस तरह के चीजें हमारे साथ भी करें। हमारा सूदी स्टैंड है। परवेज इलाही साहब इन हालात में भी जब उनकी हुकूमत बिल्कुल उस पर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। अभी देखें कि इनके जो रवैये हैं हमारे साथ वो नेगेटिव रवैया है, हमारे साथ रवैया डिस्क्रिमिनेशन वाला रवैया है। अभी इन्होंने सूबाई अमन कमेटियां बनाई है, हमारे लोगों को निकाल दिया है और नून लीग के लोगों को लेके आए हैं। इन्होंने कुरान बोर्ड नून लीग लोगों के हवाले कर हमारे लोगों को निकाल दिया है। इन्होंने इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन जो हमारे आदाब में से है कि मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद हो, उसमें से हमारे सारे लोग निकाल दिए इन्होंने। अभी चंद दिन पहले नोटिफिकेशन जारी किया इन्होंने। भाई हम वहां पर हैं, आपसे हमने जब आपको वोट दिया था कोई वजारत नहीं मांगी, कुछ नहीं मांगा। हम चाहते हैं कि हमारे हुकूक जो है वो हमें बमाल ना हो। कोरोना के हवाले से जो लोगों पर एफआईआर काटी गई थी या ये भी इज्जतदारी के दौरान एफआईआर काटी गई है, अच्छा, जो ज्यादती है हमारे साथ। अल्लामा साहब ये बड़े सीरियस रिजर्वेशंस है आपके, इन्हीं बुनियाद पर अब आपने फैसला कर लिया है कि परवेज इलाही को एतमाद का वोट एक मिनट मुझे नहीं देना जी। तो हम हमारा इमरान खान साहब के साथ कोई इख्तलाफ नहीं है। हम इस नैरेटिव पर कि गुलामी कबूल नहीं है, जो 5-6 की शिक्के हैं, आजाद खारजा पॉलिसी है, दाखिली खुद मुख्तारी है और हमारी जमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, किसी को अड्डे नहीं देंगे, फैसले खुद करेंगे। हम इस पर खून के आखिरी कतरे तक खड़े हैं और हम खड़े रहेंगे। लेकिन ये जो इस वक्त हो रहा है यहाँ पर वज़ीर आला साहब कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं, इसका इजाला करें। ठीक, इसका इजाला करेंगे तो हमारे कोई मसला नहीं है। ना हम किसी का टेलीफोन सुनते हैं, ना किसी धमकी में आते हैं, ना किसी की जुर्रत है हमें धमकी दे और हमें डराए। हमारे कोई हमने किसी से लॉ नहीं लिए हुए हैं, हमने किसी बैंक से पैसे नहीं लिए हुए हैं। अगर ये रिजर्वेशन आपके एतमाद के वोट तक दूर ना हुए तो फिर आपने एतमाद का वोट हम इस्तीफा देंगे, खान साहब के हवाले इस्तीफा कर देंगे। जी ये ले जी किबला आप इस्तीफा लें, हम इस परवेज इलाही साहब को वोट नहीं देंगे। इसी तरह से हमारी मुश्किलात इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में भी हैं। वहां कोरम एजेंसी के अंदर हमारे जीते हुए जो पूरे कोरम एजेंसी के जो चेयरमैन बने हैं, जिनको आप मेयर कहते हैं, आज तक उनको एक टक्का नहीं दिया गया है, उनके लोगों को तनख्वाही नहीं मिल रही है, लोगों के मसाइल खड़े हैं, वहां कोई तरह कहती काम नहीं हो रहा है। चले हमारे लोगों ने जितवाया और वोट भी दिए शुक्रिया के अंदर। थैंक यू आपका मौकिफ आगे। नाज़रीन आपने अल्लामा साहब को सुना, वो भी तैयार नहीं है परवेज इलाही साहब को फिलहाल एतमाद का वोट देने के लिए। मोमिना वहीद साहब हमारे साथ मौजूद है। मोमिना साहब पहले तो बहुत शुक्रिया, क्या रिजर्वेशन है आपकी परवेज इलाही साहब से और क्यों आप समझती हैं कि पीटीआई को अपना उम्मीदवार लाना चाहिए था? अस्सलाम वालेकुम आदिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी इन योर शो, क्योंकि इतनी बहुत सारी अफवाहें हैं और अफवाहों में जो असल बात है, जो हमारा स्टांस है वो कहीं पर दब के रह गया है। क्योंकि जब कभी कोई वीडियो एक छोटा सा क्लिप निकाल लिया जाता है हमारे बयान में से और उसको तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया जाता है और पीटीआई का हमारी जमात का जो एक खास ट्रोल विंग है सोशल मीडिया पे, वो बहुत बुरी तरह से एक्टिव हो गया। और खसूसन जब निशाने पर एक खातून हो तो मेरा ख्याल है ट्रोल करने में इन लोगों को ज्यादा आसानी भी लगती है और ज्यादा मजा भी आता है। इस पे बात नहीं करूंगी मैं आपको अपना साफ सीधी एक बात बता देती हूँ कि पीटीआई हुकूमत के खिलाफ जब अप्रैल में कैंपेन शुरू हुई तो सबसे आगे खड़े होकर लड़ने वालों में से मोमिना वहीद एक थी। और आपने देखा होगा हर तरफ, मेरा ख्याल है 1.5-2 माह तक तो वो फुटेज ही चलती रही हमारी असेंबली की, जिस तरह से असेंबली को वॉर जोन में तब्दील कर दिया गया था और जो कुछ करने पर हमें मजबूर किया गया, क्योंकि जो हो रहा था ये उसका रिएक्शन था। उसके नतीजे में हमारे ऊपर एफआईआर भी हुई। तो बात यह है कि चौधरी साहब का मैं बहुत एहतराम करती हूँ और दिल से करती हूँ, बहुत मंचे हुए सियासतदान है, लेकिन जो उन्होंने कमिटमेंट्स की थी उस वक्त हम लोगों के साथ, समहाउ वो उनको पूरा नहीं कर सके और सारे का सारा फोकस उनका अपना इलेक्शन बनाने पर, अपनी जमात का इलेक्शन बनाने पर चला गया, जिसकी वजह से हमारे सारे मामलात इल्तवा का शिकार तो क्या होते, हमारे मामलात को सुना भी नहीं गया, हमारे इश्यूज को एड्रेस भी नहीं किया। अच्छा मोमिना साहबा, ये जो आपका मौकिफ है, कितने और लोग हैं जो कि इसी तरह का मौकिफ रखते हैं? कि देखिए मैं आपको नंबर नहीं दे सकती क्योंकि ना तो ये कोई साजिश है जिसमें लोग, लेकिन एक से ज्यादा है ना, एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा होंगे, जरूर होंगे, क्योंकि ऐसे रिजर्वेशन तो हम बैठ के डिस्कस करते रहे हैं। हम तो असेंबली लॉबी में बैठ के ये बातें करते रहे हैं। और रही बात धमकी की, टेलीफोन कॉल्स की, तो खुदा गवाह है कि आज तक कभी कोई ऐसी कॉल नहीं आई। और खुदा ना खास्ता ये जो इतनी गंदगी उछाल रहे हैं, अगर ऐसी कोई सूरत हाल होती तो मैं सिंध हाउस में बंद बैठी होती,
या मैं मरियम नवाज के किसी दिए गए ठिकाने पे पहुंची होती, मैं गायब होती, मैं तो अपने घर पे बैठी हुई हूँ, मेरे फोन ऑन है, सारे राब्ते। यानी आप ये कह रही है ना आप पर कोई दबाव है ना वो है, लेकिन आप ये समझती हैं कि परवेज इलाही साहब, नहीं है मुझ पे, ठीक है, परवेज इलाही साहब में अहलियत नहीं है, फैसला है और इख्तलाफ राय रखना जमहूरियत का हुस्न है। हमारी पार्टी एक जमहूरी पार्टी है। अगर मुझे इख्तलाफ रखने की इजाजत नहीं दी जाती तो फिर मैं पूछती हूँ कि डेमोक्रेसी कहाँ पर है, तब्दीली कहाँ पर है। बात यह है कि मेरी 15 साल की एफिलिएशन है, हमेशा खान साहब के हर फैसले के साथ खड़े रहे हैं, और खान साहब का ये वो फैसला है जो अब चंद महीने के बाद भी तो सब कहेंगे ना गलत था। तो आज उस गलत फैसले के साथ क्यों खड़े हो? हम अपना बिल्कुल वही बात है, अल्लामा साहब ने जो बात की, अपना इस्तीफा खान साहब के कदमों में रखेंगे जाके। लीजिए खान साहब, लेकिन फिलहाल आपका फैसला ये है, आप कहते हैं ना कि आपने गिफ्ट दिया था, कौन सा गिफ्ट भाई? 11 साल की मेहनत थी मेरी उस वक्त। अच्छा मोमिना साहबा, जिस तरह अल्लामा साहब ने कहा कि उनका भी फिलहाल यही फैसला, तो आपका भी यही फैसला है कि फिलहाल आपने परवेज इलाही साहब को एतमाद का वोट नहीं देना? जी हाँ, ठीक। चलिए मोमिना वहीद साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपने सुना, दो तो ये वोट हो गए मोमिना वहीद साहिबा और MDM की जो एक सीट है कि परवेज इलाही साहब को उन्होंने फैसला किया कि फिलहाल नहीं देंगे, लेकिन इतलात ये हैं कि ये तादाद जो है वो इससे ज़्यादा है, तो परवेज इलाही साहब को एतमाद का वोट लेना जो है वो बड़ा मुश्किलात का सामना उन्हें करना पड़ेगा। वक्त विच आता है एक ब्रेक का, जिसके बाद बैरिस्टर साहब जो कि तर्जुमान हैं KP गवर्नमेंट के, उनसे बात करेंगे, क्योंकि बिलावल साहब ने बड़ा इल्ज़ाम लगाया कि CM KP और जो वज़रा हैं वो कलअदम TTP को बाकायदा माहाना भत्ता देते हैं। हमारे साथ हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। कलअदम TTP जो है उनकी कार्रवाइयाँ बढ़ रही हैं, और उसी को देखते हुए जो मुल्क भर में काफ़ी बहुत सारे वाक़यात हुए। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के 2 इजलास हुए, जिसमें फ़ैसला ये किया गया कि दहशतगर्दी से आईनी हाथों से निपटा जाएगा। राना सनाउल्लाह साहब ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसके मुताबिक TTP से मुज़ाकरात नहीं होंगे, लेकिन उन लोगों से जो कि पाकिस्तान का आइन तस्लीम करते हुए हथियार डालेंगे उनसे मुज़ाकरात के लिए तैयार है। उसके अलावा बिलावल भुट्टो साहब ने भी आज कल जो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पर कि वज़ीर आला और जो बाकी वज़रा हैं जो उनके एहलकार हैं, और ये बात पहले ANP के सूबाई सदर एमल वली साहब भी कर चुके हैं कि वो बाकायदा भत्ता देते हैं कलअदम TTP को। तो इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया, और क्या वाकई ऐसा है, वज़ीर आला KP के मामले ख़ुसूसी बरा इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने। बैरिस्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। 2 इजलास नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के हुए, एलामिया आपकी नज़र से गुजरा होगा। असल जो मसला है ज़ाहिर है बलूचिस्तान और दूसरे इलाकों में भी है, लेकिन KP दहशतगर्दी की नई लहर से मुतासर होने वाला बिल्कुल फ्रंट लाइन सूबा है। अब फैसला ये हुआ कि TTP से बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं होंगे। इस पर भी जो राना साहब का बयान था उसकी उसने अफगान तालिबान ने मुजम्मत की कि जी हम अफगानिस्तान में अंदर जाकर कार्रवाइयाँ करेंगे। क्या सूरत हाल है इस वक्त? क्या TTP से आपके कोई इस वक्त राब्ते हैं, कोई बातचीत चल रही है, कोई जंगबंदी का मामला भी हो सकता है, ज़ेरे गौर है? देखिए आदिल, इस वक्त तो जो सूरत हाल है वो बहुत ही ज्यादा एक टेंशन वाली सूरत हाल है। तलखी भी खासी बढ़ चुकी है, क्योंकि उनकी तरफ से भी हमलों का एक सिलसिला है जो चला है और जो अभी भी जारी है, और साथ ही साथ जो है वो पाकिस्तानी फौज की तरफ से भी जवाबी कार्रवाइयाँ हो रही हैं और मुसलसल हो रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त तो मुज़ाकरात या बातचीत का कोई ज्यादा माहौल नहीं है। अच्छा। और उसकी वजह यह है कि एक इम्पॉर्टेंट इसमें नुक्ता कि जो सीज फायर हुआ था उसका भी जो है TTP ने इनकार किया था, ऐलान किया था कि हम सीज फायर को खत्म कर रहे हैं। तो अब अगर कोई बात होती है या कोई मुज़ाकरात के हवाले से कोई पेशरफ्त होती भी है तो वो उनकी तरफ से आए तो ज्यादा मुनासिब होगा, अगर वो खुद तैयार होते हैं बातचीत पे, क्योंकि हम तो अब इस वक्त उनके हमलों के खिलाफ अपनी जवाबी कार्रवाइयां ही कर रहे हैं हुकूमत की तरफ से, और पाक फौज भी इस सिलसिले में एंगेज है एक्टिवली। लेकिन जो आज का एलामिया है उस पर भी अगर बात की जाए तो मुझे तो लगता है कि वफाकी हुकूमत ने शायद फैसला कर लिया है कि अब वो जंग लड़ेंगे, TTP के खिलाफ जारहाना हिकमत अमली अपनाई जाएगी, क्योंकि मुज़ाकरात के लिए तो वो तैयार नहीं है। और जैसे कि आज वफाकी वजीर दाखिला ने कहा कि वो हथियार डालें तो तब हम बात करेंगे, तो हथियार तो वो नहीं डाल रहे। तो इसलिए फिर इसका मतलब तो यही है कि
ये सिलसिला जो है वो कुछ अरसे तक चलेगा और हमें इस तरह की जो मुतशद्दिद कार्रवाई। बैरिस्टर साहब, इस वक्त आपका सूबा बिल्कुल फ्रंट लाइन पर है, लेकिन दरमियान में सवालात उठाए गए कि जो काउंटर टेररिज्म आपकी पुलिस है, डिपार्टमेंट है, वो इतना मौसर नहीं है सूबे में, बल्कि कबायली इलाकों में उनके तो जो पोलिंग साबे का कबायली इलाके हैं वहां पर कई पुलिस स्टेशन जो हैं वो स्कूलों में हैं, वो ऐसे में भी वो लड़ रहे हैं। क्या इन इश्यूज को आप विफाक के साथ उठाएं कि अगर वसाइल नहीं हैं तो कैसे आप लड़ेंगे? आप तो बिल्कुल खामोश हैं। देखिए, मैं फिर एक बात कहूंगा कि इस वक्त ये जो सूरत हाल है, इसकी जो बारीकियां हैं, नज़ाकतें हैं, वो वफाकी हुकूमत उसको उस तरह से ना महसूस कर रही है, ना समझ पा रही है। और इसी नासमझी की वजह से जिस तरह के बयानात आ रहे हैं, जिस तरह के इक़दाम किए जा रहे हैं, वो इस मसले को सुलझाने से ज्यादा इसको बिगाड़ने में मुमदो मुआविन साबित हो रहे हैं। इस बात की वजह यह है कि, या ये बात करने की वजह यह है कि ये जो नेशनल सिक्योरिटी का मसला होता है, कौमी सलामती का, ये एक बैनुल-अक़वामी कॉन्टेक्स्ट में किसी एक मखसूस खित्ते में टेररिज्म, दहशतगर्दी की सूरत हाल से मुताल्लिका है। ये जो अफगानिस्तान से और पाकिस्तान की सॉइल पर जो दरअंदाजी हो रही है, या दहशतगर्दी के जो हमले, दहशतगर्दों की तरफ से जो हमले किए जा रहे हैं, देखें, इसको मैं जाती तौर पर, अगर मैं बैनुल-अक़वामी कानून की इस्तिलाह इस्तेमाल करूं तो ये एक ट्रांस नेशनल इंसर्जेंसी है, जिसको मैं कह सकता हूं कि ये मतलब एक मीडियम प्रोफाइल ट्रांस नेशनल इंसर्जेंसी सिचुएशन है। इसको हैंडल करने के लिए जो बुनियादी जिम्मेदारी है वो वफाकी हुकूमत की बनती है, इसलिए कि इसमें एक गैर मुल्क का इलाका इस्तेमाल किया जा रहा है। उस मुल्क से बात कौन करेगा? खैबर पख्तूनख्वा तो नहीं कर सकता, उससे बात वफाक पाकिस्तान करेगी। अब पाकिस्तान की वफाक का ये हाल है कि हिना रब्बानी खर साहिबा चंद घंटे के दौरे पर अफगानिस्तान गई, काबुल में उन्होंने चाय पी और वापस आ गई। कोई पता नहीं चला कि उन्होंने वहां जाकर इस इशू पर अफगान तालिबान से कोई बात की है या नहीं। मेरा जहां तक अपनी मालूमात का ताल्लुक है, मुझे तो यही बताया गया है उस साइड से, काबुल की साइड से, कि कोई खातिर ख्वाह बात नहीं हुई। रस्मी तौर पर ये इशू रेज किया गया, लेकिन इस पर कोई हतमी बात नहीं हुई। अच्छा, हतमी बात नहीं। दूसरा ये बताएगा, एक इल्जाम पहले एमल वली साहब ने बात की, फिर बिलावल साहब ने कहा कि ना सिर्फ वजीर आला बल्कि अब कई वज़रा, आपकी हुकूमत जो है काबीना वाले, वो आप बाकायदा भत्ता दे रहे हैं टीटीपी को, तो वो अपने लोगों का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करेंगे? देखिए, ये तो वही लुग़वियात और फजूलियात हैं जो इनका जैसे मुंह खुलता है इस इम्पोर्टेड हुकूमत के वजीरों का, तो इस तरह की खराफात ही निकलती हैं, क्योंकि बात को समझते नहीं है, बात की निज़ाकतों को भी नहीं समझते। जैसे मैंने खुद ही बात की अभी थोड़ी देर पहले, जहां तक बिलावजह भुट्टो साहब की इस बात का ताल्लुक है कि हम भत्ते देते हैं, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की है, तो ये बिल्कुल बेबुनियाद सी बात है। खैबर पख्तूनख्वा का कोई वजीर पैसे नहीं दे रहा, कोई हुकूमती एहलकार जो है उसने किसी को पैसे नहीं दिए। हाँ, अलबत्ता भत्ते की कॉलें आती हैं लोगों को। अब वो जो कॉलें आ रही हैं उनमें अगर 5 कॉलें दहशतगर्दों की तरफ से आती हैं तो 50 कॉलें जो है वो ऑर्डिनरी जो क्रिमिनल हैं, जराइम पेशा लोग हैं, उनकी तरफ से आती हैं। आपको पता है अगवा बराए तावान में भी लोग इन्वॉल्व होते हैं और भत्ताखोरी में भी इन्वॉल्व हैं। सिर्फ कराची का अगर आप स्टेटिस्टिक्स देख लें, डाटा देख लें, तो कराची में इस किस्म के जराइम, अगवा बराए तावान और भत्ताखोरी के जितने जराइम होते हैं पूरे पाकिस्तान में इतने नहीं हो रहे, लेकिन कराची का नाम नहीं इस्तेमाल हो रहा। 100 से ज्यादा हमारे पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं। राना सनाउल्लाह को एक सेकंड के लिए तौफीक नहीं हुई कि उन एहलकारों की मगफिरत के लिए कम अज कम या उनके साथ हमदर्दी के लिए 2 लफ्ज ही बोल लें। लेकिन आज मुल्तान में शहीद होने वाले 2 CTD एहलकारों के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई जुमले बोल गए। तो ये जो हमारे साथ एक तासुब है और हमारे साथ जो एक खास किस्म का सियासी मुनाफरत की जा रही है, ये सब कुछ उसका खमियाजा पाकिस्तान की अवाम भुगत रही है और खैबर पख्तूनख्वा के लोग भुगत रहे हैं। और इस पे अफसोस की बात यह है कि हमारे मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हमारे सूबे से ताल्लुक रखते हैं, जिनकी पार्टी के ज्यादातर MNAs और MPAs जो है वो इसी सूबे से इलेक्ट हुए हैं, इस सूबे के अवाम ने उनको इलेक्ट किया है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के कह रहे हैं कि मैंने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को जो पैसे मरकज ने देने थे वो मैंने देने से इनकार कर दिया है कि आप इनको ना दें। मतलब इससे ज्यादा जुल्म या क्या कहते हैं सियासी मुनाफरत और क्या हो सकती है कि आप उस सूबे को जिसको इस वक्त अपने पैसे डिमांड कर रही है, ये नहीं कि हम आपसे कोई भीख नहीं मांग रहे, हम आपसे अपने वाजिबुल अदा रकम मांग रहे हैं, आप हमें वो नहीं दे रहे और आप फखरिया तौर पर कह रहे हैं
कि मैंने रोका है वजीर आजम को कि इनको पैसे ना दिए जाएं। इस तरह की बातें करने के साथ साथ हमसे ये तवक्को करना कि हम परफॉर्म नहीं कर रहे या हम पे एतराजात करना, और एक और एतराज की वजह क्या है, बुनियादी तौर पर वफाकी हुकूमत ये साबित करना चाहती है कि हम नाअहल हैं, खैबर पख्तूनख्वा में हम हुकूमत करने के काबिल नहीं है, इसलिए हमारी हुकूमत जो है वो फेल हो गई है, इसलिए अगर हमारे खिलाफ कोई कानूनी एक्शन लिया जाएगा, गवर्नर राज कायम करने की कोई नाकाम कोशिश हो, कोई और इस तरह के इकदाम करने हो, तो उसके लिए फिजा हमवार की जाए, ग्राउंड बनाया जाए। मैं जाती तौर पर यह समझता हूं कि वफाकी हुकूमत बिल्कुल गैर संजीदा है। टेररिज्म, दहशतगर्दी के मसले को जितनी संजीदगी से और जितने बड़े पैमाने पर, जितनी कमिटमेंट के साथ देखने की जरूरत है, उस तरह से नहीं देख रही। इनको आज भी इस बात का इदराक नहीं है कि कितना बड़ा मसला है ये, और इसको हल करने के लिए पूरी कौम को यकसुई और यकजहती मुजाहरा करना चाहिए, ना कि सियासी बयानी, पॉइंट स्कोरिंग और सियासी बुग़्ज़ और इनाद। चले बैरिस्टर मोहम्मद अली साहब, हमने आपके सामने केपी हुकूमत का तफसीली मौक़िफ़ रखा। इससे पहले चूंकि इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब से इसी मामले पर तफसीली गुफ्तगू हम कर भी चुके हैं कई प्रोग्रामात में, और उनका गिला यही था कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है वो बिल्कुल इस मामले में संजीदा नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में। तो हमने आपके सामने केपी गवर्नमेंट का मौक़िफ़ भी आज रख दिया। वक्त चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद माशी मामलात की बात करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक राजी। माशी बदहाली और सियासतदानों की गैर संजीदगी ने सरमायाकारों और बिजनेस कम्युनिटी को भी शदीद इज़्तिराब का शिकार किया हुआ है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मईशत से मुतालिक वाइट पेपर जारी करने और वाइट पेपर को झुटलाने की रेस लगी हुई है, और ऐसे में पाकिस्तान की मदद के लिए नागुज़ीर IMF प्रोग्राम भी उसका बहाल होना महाल हो चुका है। साथ ही हुकूमत ने मईशत को कुछ सांस दिलवाने के लिए तवानाई बचत प्रोग्राम का इजरा तो किया, लेकिन इस प्रोग्राम को भी बिजनेस कम्युनिटी जो है उसकी जानिब से फ़िलहाल मुस्तरद किया जा रहा है। 2 सूबे भी नाफिज करने के लिए नहीं तैयार, जबकि मुल्क में सुकड़ती मईशत की वजह से आए रोज़ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के बंद होने या ऑपरेशंस को मुअत्तल किए जाने की खबरों ने भी माशी मार्केट में मनफी सिग्नल्स की भरमार कर दी है। ऐसे में मामलात को कैसे संभाला जाएगा, और इस वक्त इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेस कम्युनिटी क्या सोच रही है? हमें ज्वाइन किया है इंडस्ट्रियलिस्ट अब्दुल रहमानी साहब ने। चुनाई साहब, बहुत शुक्रिया। ये जो कुछ हो रहा है इस वक्त मुल्क में, मुश्किल फैसले गवर्नमेंट को करने हैं, वो कर नहीं पा रही, उसके बगैर IMF का प्रोग्राम बहाल नहीं होगा। इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी और इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, ऑब्वियसली आपकी एक तो आप क्या सोच रहे हैं, आपकी शिकायत क्या है, कैसे इन मामलात को बेहतर किया जा सकता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू आदिल साहब फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखें, अभी जो पाकिस्तान की इकॉनमी के जो हालात हैं वो बहुत बुरे हैं, एंड इफ़ यू डू नॉट फिक्स इट राइट नाउ देयर विल बी डायर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इट। 12 महीने की जो आपकी एक्सटर्नल इंटरेस्ट की पेमेंट है वो $26.3 बिलियन हो गई है, विच इंक्लूड्स $8.9 बिलियन इन December 2022 एंड January 2023। अब इशू ये है कि आपको चाहिए है कैश इनफ्लोज। अब कैश इनफ्लोज का आप कैसे कैश इनफ्लोज ला सकते हैं? आपकी एक्सपोर्ट्स की पेमेंट आएगी, आप IMF से नेगोशिएट करेंगे, एंड देन कैश इनफ्लोज फ्रॉम फ्रेंडली कंट्रीज एंड रेमिटेंसेज दैट ओवरसीज पाकिस्तानी सेंड यू। अब आप देखें कि आपके रिजर्व्स हैं $5.8 बिलियन। अगर आपको मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि अगर कुछ हफ्तों में नहीं किया गया तो वो $5 बिलियन से भी कम आ जाएंगे। अब अगर आपको मैं सीक्वेंस बाय सीक्वेंस बताऊं कि हम ये कैश इनफ्लोज पे कैसे हेल्प कर सकते हैं, पहले तो इशू क्या है और फिर उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। देखें, आपके जो सबसे ज़्यादा जो डॉलर इनफ्लोज हैं वो आपका जो मेजर एक्सपोनेंट है आपका एक्सपोर्ट्स का वो है टेक्सटाइल सेक्टर। टेक्सटाइल सेक्टर में आपके पास बहुत पोटेंशियल है कि आप ग्रोथ कर सकें, लेकिन जो इश्यूज इंडस्ट्रियलिस्ट फेस कर रहे हैं वो ये हैं कि अभी चाइना में बहुत सारे जो क्या नाम है यूनिट्स हैं वो ऑपरेशनल नहीं है, लेकिन बात यह है कि हम उसको कैसे काउंटर करें, हम वहाँ पे अपनी प्रेजेंस कैसे बढ़ाएं। आपका जो अभी ये एक्सचेंज रेट का मसला है, बात यह है कि आपका डॉलर इतना ऊपर चला गया है कि जो रॉ मटेरियल आप इंपोर्ट करते हैं तो जब आप वो कॉस्टिंग में डालते हैं तो आप कंपेटिटिव ही नहीं रहते मार्केट में। फिर दूसरा आपका नहीं रह सकते। और चुनाई साहब, ये जो आपने अभी तो कुछ इंपोर्ट करने की पोजीशन में भी नहीं है। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइएगा, देखें एक तो ये माशी मामलात हैं, लेकिन इस वक्त देखें मुल्क में पॉलिटिकली स्पीकिंग डिस्टेबिलिटी मौजूद है। जब तक सियासी अदम इस्तेकाम ख़त्म नहीं होगा, माशी इस्तेकाम का ख्वाब भी नहीं देखा जा सकता। बिजनेस कम्युनिटी और इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो कितने
मुस्तरब हैं इस वक्त, पॉलिटिकल कंसेंसस हो नहीं सकते। देखें कल एक मेजर बड़ा ज़बरदस्त अनाउंस हुआ कि किस तरह एनर्जी को बचाया जा सकता है, लेकिन आपकी दो गवर्नमेंट्स ने मानने से इनकार कर दिया, ताजर बरादरी ने मानने से इनकार कर दिया। देखें बात यह है कि ये जो आपने बात बोली है ना, आप कुछ भी इम्प्लीमेंट करना चाहें, अगर आपके पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। हम बाकी ममालिक में दिखते हैं कि देयर इज़ अ टर्म विच इज़ कॉल्ड रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन, और अभी आप ये देख रहे हैं कि जो फेडरल गवर्नमेंट में ऑपोजिशन है, जो कि मैं नाम लेके कहूँगा कि देखें खान साहब बड़े फेमस लीडर हैं, उनकी से है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि ही फॉरगेट्स द टर्म व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन। देखें समटाइम्स यू विल लूज, समटाइम्स यू विल विन, बट यू नो यू इधर हैव टू विन और लूज विद ग्रेस। अब बात यह है कि IMF है, IMF आपके मुल्क में हालात देख रही है कि क्या है, और जब तक आपके पास स्टेबिलिटी नहीं आएगी ये नहीं हो सकता, क्योंकि अभी बात यह है कि अभी जो चल रहा है रिवायत कि इफ इट्स नॉट माई टर्न लेट्स इग्नाइट अ फायर दैट बर्न्स द होल कंट्री डाउन। और हमारी जब फॉरेन इन्वेस्टर से बात होती है तो हमें यही सुनने के लिए मिलता है कि आपके नेशनल इंस्टीट्यूशंस पे क्रिटिसिज्म हो रहा है, आर्मी पे हो रहा है, इस पे हो रहा है, उस पे हो रहा है, तो दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट रेसिपी फॉर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो मैं अभी भी ये बोलूँगा कि देखें कभी किसी ने हुकूमत करनी है, कभी किसी ने ऑपोजिशन में आना है, हमें सबको मिलके ये मईशत के मसले हल करने हैं, बिकॉज अभी अगर हमने नहीं करा तो बात यह है कि ये सबके कंट्रोल से बाहर चली जाएगी। अब आप ये भी देखें कि जो आपका रिमिटेंस का इशू है, साथ में हम ये भी कहते हैं कि आप ओपन मार्केट का रेट देखें और इंटर बैंक का देखें, तो जाहिर सी बात है पीपल आर ऑल्सो रिसोर्टिंग टू हुंडी हवाला। और बात यह है कि फिर हम उसके सलूशन उनसे पूछते हैं, हु आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम नॉट पार्ट ऑफ द सलूशन। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें हल करनी चाहिए। बहरहाल हमें ये सुनने में आ रहा है कि सऊदी अरब से हमें बहुत एक पॉजिटिव जो है ना वो हमारी हेल्प करना चाह रहे हैं और वो इन्फ्लोज भेजेंगे, लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो है ना इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो। और बात यह है कि हुकूमत को अब ये मुश्किल डिसीजंस लेने पड़ेंगे, क्योंकि उसके सिवा कोई और चारा नहीं है। चारा नहीं, ठीक। चलें, अब्दुल रहमान चिनॉय साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम बैक जरूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।